Okay, so we have discussed till question number 50, right? Okay, read question number 51 and answer. Okay, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए आप लोग. क्वेश्चन नंबर 53 51 का आंसर क्या होगा? यहाँ पर रोल दिए हैं, यहाँ पर स्ट्रैटेजी दी है. तो एज ए सोशल वर्कर यहाँ पर एज ए एनेबलर की तरह काम करता है, प्लानर की तरह, एक्टिविस्ट की तरह या आउटरीच की तरह. और यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी है दैट वी फॉलो लाइक रिसर्च एंड प्लानिंग, फाइंडिंग सॉल्यूशंस, कम्युनिटी एजुकेशन और सोशल एक्शन. क्या होगा? विच ऑप्शन विल बी राइट? जल्दी से आंसर दीजिए. इनेबलर की तरह का मतलब होता है कि जहाँ पर सोशल वर्कर काम करता है विद द कम्युनिटी, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई करने में, ठीक है, और उसको कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसका क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने में. तो ये जो रोल होता है सोशल वर्कर का यहाँ पर कम्युनिटी को एम्पावर करना, ठीक है, सो दैट दे कैन सॉल्व देयर इश्यू, देयर चैलेंजेस. ओके, फॉर एग्जांपल यानी एरिया, स्लम एरिया, सोशल वर्कर जो है हेल्प कर सकते हैं कम्युनिटी को, स्लम कम्युनिटी को, या वहाँ पर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उनको हेल्प कर सकते हैं कि जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे एड्रेस कर सकते हैं. तो दिस द रोल ऑफ एनेबलर. ओके, तो फाइंडिंग द सॉल्यूशंस, ए विल पेयर विद द सेकंड. नेक्स्ट इसमें प्लानर. प्लानर का मतलब क्या होता है? रिसर्च एंड प्लानिंग करना. ये आपका फर्स्ट के साथ पेयर हो जाएगा. इसका मतलब है कि सोशल वर्कर सर्वे कर सकते हैं कि जो भी इश्यूज़ हैं उसको डिटरमाइन करना कि जो भी सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कर रहे हैं लोगों को इस प्रकार की, जैसे फॉर एग्जांपल पॉल्यूशन है तो पॉल्यूशन को लेकर के डेटा कलेक्ट करना, उसको हम कैसे क्या क्या स्ट्रेटजी बना सकते हैं, क्या प्लान बना सकते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट लेवल पर. तो ये हमारा आएगा आपका प्लानर. एक्टिविस्ट का मतलब क्या है? सोशल एक्शन. ये आप डायरेक्टली हो जाएगा. आउटरीच प्रोग्राम, कम्युनिटी एजुकेशन. ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर. क्लियर टू ऑल? आउटरीच का मतलब होता है लोगों से मिलना, उनको एजुकेट करना, उनको अवेयर करना, उनको एंगेज कराना, काइंड ऑफ एनी अवेयरनेस कैंपेन के माध्यम से, या जो भी स्पेसिफिक इशू हो सकता है. फॉर एग्जांपल यहाँ दिया है कम्युनिटी एजुकेशन, तो कम्युनिटी को एंगेज करना, उनको अवेयर करना, कलेक्टिव एक्शन के माध्यम से जो भी इशू है, जो स्पेसिफिक इशू है उसको एड्रेस करने की कोशिश करना. सो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर. दीज आर द डिफरेंट रोल ऑफ सोशल वर्कर जो कि डिफरेंट सेटिंग्स में वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं टू हेल्प कम्युनिटी. क्वेश्चन नंबर 52. What was the original name of Ministry of Social Justice and Empowerment at Center when it was established in 1960? जब 1960 में बनाया गया था तो इसका ओरिजिनल नेम जो था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर, ठीक है. उसके बाद फिर 1985 में मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर डिवाइड किया गया दो पार्ट में. एक तो हो गया आपका डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर, ठीक है. फिर बाद में डिपार्टमेंट वेलफेयर का नाम 1998 में बदल करके रखा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. सो क्या आंसर हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर. ऑप्शन नंबर सी. क्लियर? ये आपका थोड़ा सा याद कर लेना है यहाँ से. 1960 में ये नाम था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, एंड देन इसके बाद 1986 में दो डिपार्टमेंट बने अलग अलग, डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड डिपार्टमेंट वेलफेयर. और 1998 के अंदर इसका नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट रखा गया, ठीक है. एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है एक दो बार तो आपको पता रहना चाहिए. क्लियर टू ऑल? क्वेश्चन नंबर 54. टू अचीव अ सेल्फ डेवलपमेंट अ मास्टर मैनेजर मस्ट हैव. मास्टर मैनेजर का मतलब क्या होता है? अच्छा 53 क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ 53. हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ क्वाइन द टर्म ग्रुप डायनेमिक्स? ग्रुप डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? ग्रुप है मान लीजिए नंबर ऑफ पीपल्स का, ओके, ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग हैं, तो किस प्रकार से ग्रुप के अंदर, डायनेमिक्स का मतलब होता है गतिशीलता, इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, ओके, किस प्रकार से इंडिविजुअल्स का जो
बिहेवियर है या कम्युनिटी का जो ग्रुप का बिहेवियर है वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है एक दूसरे को, कैसे ग्रुप की जो परफॉर्मेंस है बदल रही है, चेंजेस हो रही हैं। ओके, तो ये ग्रुप डायनेमिक्स के माध्यम से हम समझ सकते हैं किसी ग्रुप के अंदर जो लीडरशिप है या जो ग्रुप है, जो मेंबर्स हैं, उनके बिहेवियर को, लीडरशिप बिहेवियर को, ग्रुप के अंदर जो कोहेसिवनेस है, एकजुटता है या एकजुटता नहीं है, इंटरकनेक्टेडनेस है या नहीं है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये टर्म को कॉइन किया गया ग्रुप डायनेमिक्स। किसके द्वारा? कर्ट लुईन के द्वारा। क्लियर है? ये टर्म एग्जाम में पूछा जाता है, ग्रुप डायनेमिक्स। क्वेश्चन नंबर 54, इसका आंसर थोड़ा सा अपडेट करना है। आई थिंक मॉक टेस्ट में और कुछ दिया हुआ है, मैंने बस चेंज, अच्छा यहाँ पर ऐड कर लीजिए ABC। मास्टर मैनेजर का मतलब होता है कि बोल सकते हैं कोई भी इंडिविजुअल्स जो कि मैनेजर रोल पे है, उसके पास हैव स्किल्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड, अप्रोचेस, जो कि किसी भी संस्था में इम्पोर्टेंट होती है उस पोजीशन के लिए। क्या होगा आंसर 54 का? पावर ड्रिवन एटीट्यूड, प्रॉब्लम ड्रिवन एटीट्यूड एंड विजन ड्रिवन एटीट्यूड। यहाँ पर आप ये तो ABC ठीक है, यहाँ पर आप मान के चलिए इसको ABC कर दीजिए। एक मिनट, क्या आंसर होगा? 54 का आंसर बताइए। देखिए 3 टर्म दी गई, एक तो पावर ड्रिवन, दूसरा हो गया आपका प्रॉब्लम ड्रिवन एटीट्यूड और विजन ड्रिवन। प्रॉब्लम ड्रिवन एटीट्यूड का मतलब होता है कि जो एड्रेस, जो चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको एड्रेस करना। ठीक है, ये तो हो गया। दूसरा है आपका विजन ड्रिवन। विजन ड्रिवन का मतलब क्या होता है कि जो भी एफर्ट्स करने होते हैं एक संस्था के अंदर, लॉन्ग टर्म जो गोल हैं किसी भी संस्था, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, जो एस्पिरेशंस हैं उनको फुलफिल करने के लिए, उसके लिए एफर्ट करना, वो कहलाता है हमारा विजन ड्रिवन। कि जो विज़न है, जो गोल है, जो एस्पिरेशंस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, ओके, उसको लेकर के काम करना, एफर्ट करना, तो ये कहलाता है हमारा विजन ड्रिवन। एंड पावर ड्रिवन का मतलब क्या होता है? तो पावर ड्रिवन एटीट्यूड का मतलब होता है कहीं ना कहीं वो एक सेल्फ सर्विंग बिहेवियर होता है, अपने लिए काम करना। ठीक है, तो हो सकता है कि थोड़ा काउंटर प्रोडक्टिव हो, ठीक है, इतना इफेक्टिव ना हो कंपनी के लिए, खुद के लिए। तो ऑप्शन नंबर ये तो होगा नहीं, B और C करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? पावर ड्रिवन नहीं होगा। पावर ड्रिवन का मतलब हो गया फिर तो कोई भी व्यक्ति जो है किस पोजीशन पे है, तो अपने लिए एक ऐसा स्वभाव, सेल्फ सर्विंग नेचर, जो कि दैट कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव और मे भी उतना हेल्पफुल नहीं होगा किसी भी संस्था, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी। विजन ड्रिवन होना चाहिए, प्रॉब्लम ड्रिवन होना चाहिए। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर आप B मार्क कर लीजिए, यही है आंसर आई थिंक उसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, द कंसेप्ट ऑफ रेडिकल सोशल वर्क। रेडिकल सोशल वर्क जो है किसके द्वारा दिया गया? रेडिकल सोशल वर्क का काम क्या होता है? रेडिकल सोशल वर्क बेसिकली चैलेंज करता है जो एग्जिस्टिंग आपका पावर स्ट्रक्चर है, ठीक है, या पावर डिस्पैरिटी फेस कर रहे हैं कुछ लोग, यानी किसी प्रकार का समाज के अंदर इनजस्टिस हो रहा है, ठीक है, कोई भी कम्युनिटी जो है मार्जिनाइज फेल कर रही है, या हो सकता इसी प्रकार के, या सिस्टमेटिक इनक्वालिटी है समाज के अंदर, तो उस चीज़ को चैलेंज किया जाता है रेडिकल सोशल वर्क के द्वारा। ठीक है, सो दैट कि जो बदलाव हो सकता है, सामाजिक सोशल चेंज या पॉलिटिकल चेंज, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज लाना, सो दैट कि इक्वालिटी प्रमोट हो, जो पावर डिस्पैरिटी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी वो कम हो। ठीक है, उसके लिए हम लोग रेडिकल सोशल वर्क यूज़ करते हैं। क्लियर? तो ये ऑप्शन नंबर D वो। सर ये किसी भी फील्ड में रेडिकल सोशल वर्क का यूज कर सकते हैं कि जैसे बोले कोई भी चैलेंजेस हो, जो किसी के पास पावर है उस तरह के, तो
मतलब हम्म। हम्म। अगर किसी चीज को एक्सप्लेन करके दे रहा है कि सोसाइटी के लिए कि ये चीज ये सही नहीं है, या कोई विमेन ही अपना पावर है उसको मतलब अब्यूज किया जा रहा है उसको उस तरह से, तो क्या किसी भी मेरा क्वेश्चन है कि किसी भी पावर का यूज या किसी भी तरह का जो अब्यूज हो रहा है या किसी तरह का ये हो रहा है, तो उसके लिए क्या रेडिकल सोशल वर्क का यूज, मतलब इसको हम ये यूज कर सकते हैं वर्ड? हाँ बिल्कुल, देखो रेडिकल सोशल वर्क का मतलब ही होता है कि अगर किसी प्रकार की, जैसे आपने बात की महिलाओं को लेकर के, तो अगर सिस्टमेटिक इनइक्वलिटी है समाज के अंदर, इनजस्टिस हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जी। ठीक है, तो उसको एड्रेस करने के लिए जो अप्रोच हम यूज़ करते हैं उसको रेडिकल सोशल वर्क बोलते हैं। कि जो एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर बना हुआ है या पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, किसी प्रकार का भी समाज के अंदर, तो उसको हम चैलेंज कैसे करेंगे? बाय यूजिंग दिस रेडिकल सोशल वर्क अप्रोच। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ओके, डी इसका थैंक करेक्ट होगा। 1970 के दशक में इसको इनके द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 56, कम्युनिकेशन इज अ वेयर एट लीस्ट टू इंटरेक्टिंग एजेंट्स शेयर अ कॉमन सेट ऑफ द साइन एंड कॉमन सेट ऑफ सिमेटिक रूल। आंसर दीजिए। नहीं, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर डी होगा। देखो, सोशल इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जहाँ पर एक ऐसा प्रोसेस सोशल इंटरेक्शन का, जहाँ पर एटलीस्ट दो व्यक्ति, दो इंडिविजुअल्स या कोई दो एजेंट इंगेज कर रहे होते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं बाय यूजिंग कॉमन सेट ऑफ साइन, मतलब ताकि वो एक दूसरे को समझ पाएँ, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाएँ जो उनके द्वारा बोला जा रहा है, जो साइन इंडिकेट किया जा रहा है, भले उनके जो आइडिया हो, इमोशंस हो, वो कुछ भी हो सकता है, उसको हम बोलते हैं सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आइडिया तो उसका पार्ट है ना, आइडिया वो शेयर कर सकते हैं, कोई इमोशन शेयर कर सकते हैं, कुछ मीनिंग शेयर कर सकते हैं, एनीथिंग दैट कैन बी शेयर, दैट कैन बी एक्सचेंज बिटवीन टू इंडिविजुअल्स और टू एजेंट। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस, कम्युनिकेशन इज द फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरेक्शन। सामाजिक आदान प्रदान या बोल सकते हैं संपर्क का जरिया होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 57, ये आई थिंक ये आपका कंपैरिजन पीडीएफ में मिल जाएगा। बार्टर डे, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम शायद नहीं होगा, पता नहीं, देख लेना, अगर नहीं होगा तो ऐड कर लेना। वैसे वर्ल्ड बार्टर डे से आपको आंसर मिल सकता है, क्योंकि आप देखेंगे हर एक ऑप्शन में एक बार ही पेयर किया गया है। इसका मतलब अगर आपको ए के बारे में पता है तो आंसर लगा सकते हो, या बी के बारे में, सी या डी। तो वर्ल्ड वाटर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 22 मार्च। देखो, याद करने का तरीका है, यहाँ पर 2 डब्लू है, यहाँ पर 2 ओ है, डबल 2, मतलब ये जस्ट कुछ भी बनाने के लिए, समझने के लिए, ताकि याद रहे। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट, फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी की भी आपको याद करना है। वर्ल्ड टीबी डे, इसको भी याद कर लेना, एग्ज़ाम में आता है 24 मार्च। क्वेश्चन नंबर 58, यहाँ पर कुछ एक्ट दिए हैं, पूछ रहे हैं कि कौन से जो लेजिस्लेशन यहाँ पर दिए हैं हैज़ द प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ लेबर वेलफेयर ऑफिसर। फैक्ट्री एक्ट 1948, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 और माइंस एक्ट 1952। तो पहला जो फैक्ट्री एक्ट है, इसके अंदर भी प्रोविज़न है कि लेबर वेलफेयर ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा जहाँ पर 500 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हों, 500 या 500 से ज़्यादा। प्लांटेशन लेबर एक्ट के अंदर भी प्रोविज़न किया गया है कि लेबर वेलफेयर ऑफिसर प्रोविज़न है, उसको अपॉइंट किया जाएगा कि जो भी वर्कर हैं, काम करते हैं, उनके वेलफेयर के लिए लुक आफ्टर करेगा। माइनिंग एक्ट के अंदर भी हैं, तीनों में प्रोविज़न है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, हु इज द ऑथर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल केसबर्ग रिकॉर्डिंग पब्लिश्ड इन 1946? जल्दी से आंसर दीजिए 59 का।
ये आपका फरवरी 1946 में पब्लिश किया गया था। ऑथर का नाम है हैमिल्टन। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, अ ग्रुप वर्क मॉडल विच इज़ बेस्ड ऑन द एरिक्सन ईगो साइकोलॉजी इज कॉल्ड एज। एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी है, क्या थ्योरी का नाम बताइए। डेवलपमेंटल मॉडल, रेसिप्रोकल मॉडल, रेमेडियल मॉडल और सोशल गोल मॉडल। जो एरिक्सन की थ्योरी है जिसको बोलते हैं हम, क्या थ्योरी है बताओ। साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, मनो सामाजिक विकास का सिद्धांत, ये एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो साइकोसोशल डेवलपमेंट होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में। ठीक है, इससे हर एक व्यक्ति की इंडिविजुअल की जो है प्रोग्रेस होती है, ग्रोथ होती है इन अ वेरियस स्टेज। इन्होंने कुछ स्टेज दी, कितने स्टेज दिए हैं, और हर एक स्टेज के अंदर एक काइंड ऑफ कोई कन्फ्लिक्ट अराइज होती है, उसको रिजॉल्व करना होता है। जो क्राइसिस अराइज होती है उसको रिजॉल्व करना होता है, फर्दर उससे ग्रोथ होता जाता है। तो वेरियस स्टेजेस इनके द्वारा दी गई हैं। बताइए कितने स्टेज दिए, 8 स्टेज, बिल्कुल करेक्ट। तो ये आपका थ्योरी है पहला वाला डेवलपमेंटल मॉडल। सेकंड इसमें है रेसिप्रोकल मॉडल। यहाँ पर देखिए सोशल ग्रुप वर्क के मॉडल दिए गए हैं, तो बहुत सारे मॉडल हैं इसमें से। जैसे ये दिया है रेसिप्रोकल मॉडल, कौन कौन से मॉडल हैं बताइए। सोशल गोल मॉडल, रेमेडियल मॉडल, रेसिप्रोकल मॉडल। रेसिप्रोकल मॉडल का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोसिटी, उसी से बना हुआ है एक म्यूचुअल एक्सचेंज। ठीक है, तो म्यूचुअल एक्सचेंज किसके बीच में, क्योंकि यहाँ पर हम ग्रुप वर्क की बात कर रहे हैं, तो ग्रुप है और एक इंडिविजुअल जो कि इसी का पार्ट है। ठीक है, तो ये जो मॉडल ये बात करता है कि इंडिविजुअल की ग्रोथ या ग्रुप की ग्रोथ डिपेंड करती है म्यूचुअल एक्सचेंज पर। ओके, कि ग्रुप इसका पार्ट होगा, ग्रुप का हिस्सा होगा और आपस में दोनों कनेक्टेड हैं। और जैसे कि मान लीजिए कोई भी ग्रुप है, मेंटल हेल्थ को लेकर के एक ग्रुप बना हुआ है, जैसे कि अल्जाइमर डिजीज़ को लेकर ग्रुप है, तो हर एक व्यक्ति जो कि इस ग्रुप के अंदर होगा वो कहीं ना कहीं इसका ग्रुप के अंदर जितने भी लोग होंगे एक दूसरे की मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, म्यूचुअल एक्सचेंज के माध्यम से, ग्रोथ के माध्यम से उनके अंदर चेंजेस आ सकते हैं, पॉजिटिव बदलाव आ सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं सपोर्ट ग्रुप। ओके, दैट इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकल मॉडल, या जिसको म्यूचुअल एक्सचेंज बोल सकते हैं। रेमेडियल मॉडल का मतलब क्या होता है, रेमेडी है ना, जहाँ पर हमारा फोकस होता है इंडिविजुअल चेंजेस पर, रिहैबिलिटेशन पर। कल मैंने बताया था, थेरेपी के माध्यम से, ग्रुप थेरेपी के माध्यम से। जैसे कि मान लीजिए कोई केस है, एक ग्रुप बना हुआ है ऐसे लोगों का जो कि ड्रग लेते हैं, ओके, सब्सटेंस अब्यूज़ वाले इशू को लेकर के, तो उसको ठीक करने के लिए, रिहेबिलिटेट करने के लिए ग्रुप बनाया जा सकता है। उसमें हम यूज़ कर सकते हैं रेमेडियल अप्रोच। इज इट क्लियर। नेक्स्ट है आपका सोशल गोल मॉडल। सोशल गोल मॉडल का फोकस क्या होता है, समाज में बदलाव लाना, सोशल चेंज, जैसे एडवोकेसी करना। ओके, जैसे मान लीजिए कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनके पास जॉब नहीं है या घर नहीं है, होमलेस पीपल है, तो थ्रू दी एडवोकेसी उनको कैसे अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करा सकते हैं गवर्नमेंट की स्कीम्स के माध्यम से। और भी कई इशू हो सकते हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं बदलाव की, सोशल चेंजेस की। दीज आर द सम मॉडल। और भी मॉडल हैं सोशल ग्रुप के अंदर। प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल, टास्क ग्रुप मॉडल, इनटेक मॉडल, साइको थेरेप्यूटिक मॉडल। कई मॉडल बन सकते हैं, क्योंकि जब हम बात करेंगे ग्रुप की तो बहुत सारी मॉडल, बहुत सारी अप्रोचेस या अप्रोच हम यूज़ कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल। इनटेक का मतलब क्या होता है, इनटेक मतलब होता है शुरुआती जो असेसमेंट किया जाता है, इसको बोलते हैं इनटेक मॉडल, इनिशियल असेसमेंट।
फिर चेक करना कि कौन सी सर्विस बेहतर होगी इस ग्रुप के लिए। जैसे ग्रुप बना हुआ है 10 लोगों का, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो शुरुआत में हमारा फोकस होता है कि उसको असेस करना, फाइंड आउट करना कि कौन से पोटेंशियल पार्टिसिपेंट हो सकते हैं वास्तविक जिनको ज़रूरत है। कोई प्रोग्राम जैसे रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है तो उसमें वास्तविक कितने लोगों की ज़रूरत है या कौन कौन से उसमें हो सकते हैं, उनको प्रॉपर असेसमेंट करना और डिटरमाइन करना। वो आपका इनटेक मॉडल में आता है, शुरुआती स्टेज, इनिशियल असेसमेंट। ओके, टास्क ग्रुप का मतलब क्या होता है? जैसे नाम से पता चल रहा है टास्क, इसका मतलब होता है स्पेसिफिक टास्क या स्पेसिफिक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए ये मॉडल बनाया जाता है। जैसे कम्युनिटी के अंदर प्लानिंग वगैरह करना ना, कम्युनिटी में इवेंट है उनको ऑर्गेनाइज करना, ये हमारा टास्क में आएगा। तो ये क्लियर है सभी मॉडल? बताइए। यस सर। बाकी लोगों को क्लियर है? आगे बढ़े। अभिषेक श्रीवास्तव, आप बार बार लेफ्ट कर रहे हैं क्लास, क्या हुआ? स्क्रीन शो नहीं हो रहा है क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पढ़िए। अच्छा, इसका आंसर तो बता ही दिया मैंने, पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस: मैसेज कंपोजिशन, एनकोडिंग, मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन, रिसेप्शन एंड द मोटिवेशन। क्या हो गया, बार बार आप लोग लेफ्ट कर रहे हैं क्लास, समझ में नहीं आ रहा क्या? क्या आंसर होगा 61 का? स्टार्टिंग में देखो, या तो ए आ सकता है या फिर ई आ सकता है, दो ही ऑप्शन है। तो देख लीजिए पहले ए कौन सा है और ए कौन सा है। मैसेज कंपोजिशन और मोटिवेशन। देखिए कंपोजिशन तो बाद में करेंगे ना, मैसेज बनाएंगे बाद में, पहले मैसेज होना भी तो चाहिए और मैसेज भेजने का मोटिवेशन तो होना चाहिए, एक डिज़ायर या हो सकते हैं नीड भी तो ज़रूरत होनी चाहिए ना, उसको बोलते हैं मोटिवेशन। तो सबसे पहले आता है ज़रूरत, नीड बोल सकते हैं, डिज़ायर टू कम्युनिकेट, बात करने का मन भी होना चाहिए, तो मोटिवेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ई पहले आएगा, उसके बाद आएगा मैसेज कंपोजिशन। ओके, फिर हम मैसेज को जो है, जो भी मैसेज को कंपोज करेंगे, जो अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन हम सेंड करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, उसको कंसाइज मैनर में जो भेजना चाहते हैं उसको बोलते हैं मैसेज कंपोजिशन। कि आप किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन सेंड करना चाहते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, लिख करके, बोल करके, किसी भी तरीके से। तो पहले ई आएगा, फिर आएगा आपका ए। यहाँ पर एक ही ऑप्शन ऐसा है जहाँ पर ई और ए साथ में है। फिर बी आ जाएगा आपका मैसेज एनकोडिंग करना। एनकोडिंग मतलब होता है ट्रांसलेशन करना उसको इस तरीके से कि जो कि हम भेजना चाहते हैं, बोल करके, लिख करके, या किसी भी तरीके से, नॉर्मल कम्युनिकेशन जो भी हो सकता है। फिर ट्रांसमिशन मीडियम होगा और लास्ट में रिसेप्शन, जो रिसीवर एंड पे होता है उसको रिसेप्शन बोलते हैं। ठीक है, जो कि डिकोड करेगा इन्फॉर्मेशन को, डेटा को जो आपने भेजा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 62, ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं पहले भी, तो इसका आंसर जल्दी दीजिए। सबसे पहले क्या आएगा? अभिषेक श्रीवास्तव, अब बार बार क्लास लीव कर रहे हैं, क्या हो गया? अरेंज मेथड्स ऑफ डिस्प्यूट रिजॉल्विंग बाय द मैनेजर इन इंस्टीट्यूट। देखिए 4 दिए हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। 62 का क्या होगा? सबसे पहले तो आता है हमारा नेगोशिएशन। नेगोशिएशन जैसे कि ओके, जैसे कि सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इनफॉर्मल तरीका होता है, प्रिफर्ड मेथड होता है, वो नेगोशिएशन का होता है। जैसे दो दोस्तों के बीच में लड़ाई हो गई तो दोनों बैठ करके बातचीत करेंगे, अपना जो भी कन्फ्लिक्ट है रिजॉल्व कर सकते हैं, वो नेगोशिएशन होता है। दूसरा होता है आपका काउंसलेशन। इसका मतलब होता है कि जैसे 3 दोस्त हैं, 2 में कन्फ्लिक्ट है, तीसरा यहाँ पे बीच में आकर के अपना इन लोगों का जो है आपस में जो भी डिस्कशन है, बातचीत करा करके कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करेगा और जो भी तरीके के माध्यम से जो भी कन्फ्लिक्ट है रिजॉल्व हो सकती है। तो इसमें थर्ड पार्टी हम ऐड कर लेते हैं। तो सी आएगा, फिर डी आ जाएगा, फिर आएगा आपका बी। बी क्या है? आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन मतलब होता है, ये थोड़ा फॉर्मल प्रोसेस है जहाँ पर एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी, आर्बिट्रेटर जिसको बोलते हैं, वो रहेगा।
दोनों साइड की जो भी डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा और डिसीजन देगा एक। और इससे ज़्यादा आपका फॉर्मूला होता है एजुकेशन, जहाँ पर कोर्ट या ट्रिब्यूनल, जैसे कि किसी इंडस्ट्री के अंदर जो वर्कर हैं या बाकी लोगों के जो कन्फ्लिक्ट हो जाता है मैनेजमेंट का, तो हो सकता है केस कोर्ट तक जाए, वो जो ट्रिब्यूनल बना होता है उसके माध्यम से कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होते हैं। तो जो कि बहुत ज़्यादा फॉर्मल है, और इसकी जो भी कोर्ट के द्वारा जो कुछ बोला जाएगा वो बाइंडिंग होगा, कि आपको मानना पड़ेगा, डिसीजन इज़ बाइंडिंग। तो दोनों पार्टीज़ को मानेंगी जिस प्रकार के अभी होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया CDBA। क्लियर है सभी को? ऐसे डिस्कस किए हुए हैं हम लोग 2-3 बार ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट। ये तो इसमें एक्ट ये आपका 1955, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1977 एंड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन एक्ट। ऑप्शन नंबर 1989, सो A, B, C, पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। पढ़िए, आंसर दीजिए। स्पेयरमैन कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट, C will be right answer. Next question, question number 65. Children learn to add new words through a process called extension, fast mapping, inspiration, new mapping. क्या होता है फास्ट मैपिंग? एनीवन? बोलिए। हाँ जी, बोलिए अभिषेक। अभिषेक ने कुछ बोला है क्या? इज रेजिंग हैंड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। व्हाट इज फास्ट मैपिंग? एनीवन? कोई बताएगा? आई एम आस्किंग, प्लीज एनीवन कैन रिस्पॉन्ड। नहीं, आंसर तो आप लोग, कोई सी दे रहा है, कोई बी दे रहा है। थोड़ी बच्चे जल्दी से सीखते हैं। इंस्पिरेशन ठीक है, वो एक रोल प्ले करता है किसी चीज़ को लर्न करने में, बट ये जो स्पेसिफिक टर्म नहीं है, जो कि प्रोसेस लर्निंग न्यू वर्ड्स। आंसर आप लोगों ने बी मार्क किया है, तो जिन्होंने बी मार्क किया उनसे मेरा क्वेश्चन है कि व्हाई दिस फास्ट मैपिंग? या रटा हुआ है? सर रट लिया था। यही तो नहीं करना है ना, ये तो इसमें रटने वाली, जो रटना होता है वो आप लोग रटते नहीं। जो एक्ट हैं, पॉलिसी हैं, जो डे एंड डेट्स, उनको रटना है। फास्ट मैपिंग क्या है और न्यू मैपिंग क्या है? फास्ट मैपिंग बच्चे जो होते हैं वो जल्दी सीख जाते हैं किसी भी चीज को, कि वो छोटी उम्र में, अगर आप इस उम्र में सीखे, हम इतनी जल्दी नहीं कैचिंग पावर, बच्चों की जो कैचिंग पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है। ओके, फास्ट मैपिंग शायद वही हो। यस सर, जिसकी एबिलिटी मतलब उनकी लर्निंग पावर बहुत एक्यूट होगी, बहुत तेज वो सीखते हैं, तो आई थिंक वो फास्ट मैपिंग कहलाते हैं। बेसिकली देखो, बच्चे में क्या होता है, जैसे स्पेशली जन्म से लेकर 2 साल तक अगर बच्चों को कुछ दिखाया जाए ना, इसलिए आप देखते होंगे बच्चों को जो हम पढ़ाते हैं ABCD या कुछ भी, तो साथ में डायग्राम भी होता है, फिगर भी होता है। ओके, जैसे G फॉर जेब्रा, तो जेब्रा बना हुआ है, तो उसको देख करके जल्दी याद करता है, वो मैपिंग कर लेता है। मतलब उसकी जो क्षमता होती है वर्ड्स को या मैप को क्विकली याद करने की, वो क्षमता ज़्यादा स्ट्रांग होती है। भले ही उसने जेब्रा ना देखा हो, लेकिन अगर आप उसको पिक्चर में दिखाएंगे तो उसको याद कर लेगा। फर्दर कभी वो देखेगा तो बता देगा जेब्रा है। उसको नहीं पता किस प्रकार से फंक्शन करता है, क्या है क्या नहीं करता है, बट वो पिक्चर को देख करके, वर्ड्स को देख करके, मैप को देख करके क्विकली उसको याद कर लेता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फास्ट मैपिंग। नए वर्ड्स को याद करने की क्षमता होती है बहुत जल्दी, बहुत आसान तरीके से बच्चे याद कर पाते हैं, दैट इज़ फास्ट मैपिंग। ओके, क्योंकि बचपन में तो सब कुछ उसको नहीं पता होता, ना देखा भी नहीं होता उसने, लेकिन उसको शब्दों के माध्यम से, वर्ड्स के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से उसको बताया जाता है और वो उसको याद भी करता जाता है।
उसको यूज भी कर लेता है देख करके। अगर फ्यूचर में कभी देखेगा टीवी में या फिर बुक्स में, तो उससे पूछोगे तो बता देगा कि ये जेबरा है या कैट है या डॉग है, कुछ भी जो उसने पढ़ा होगा, देखा होगा, उसको याद कराया होगा। ठीक है, तो एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर बच्चे लर्न कर लेते हैं नए वर्ड्स को बहुत जल्दी, वेरी क्विकली, एक दो एक्सपोजर के साथ ही। तो फास्ट में न्यू में कुछ नहीं होता है, ये वैसे ही बना हुआ है ऑप्शन। सेकंड विल बी राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 66, द कंसेप्ट ऑफ कल्चरल लैग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इजी है लेकिन। प्लीज़ म्यूट कर लीजिए, निकालो थैला में से। प्लीज़ म्यूट करिए। व्हाट इज कल्चरल लैग? विलियम ऑगबर्न के द्वारा बोला गया कल्चरल लैग का कंसेप्ट दिया गया। इन्होंने कहा कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है होता है और जो सोसाइटल एडजस्टमेंट है, ठीक है, उसमें पेस बराबर नहीं होता है, स्पीड दोनों की बराबर नहीं होती है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत स्पीड में होता है और जबकि सोसाइटल एडजस्टमेंट बहुत स्लो होता है। ठीक है, वो तो स्पीड नहीं होता है। तो जो गैप आ रहा है, ओके, जो लैग हो रहा है, उसको यहाँ कल्चरल लैग बोल रहे हैं वो। ठीक है, क्योंकि एक पार्ट ज़्यादा स्पीड में आगे बढ़ रहा है, दूसरा पार्ट उतना स्पीड में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ओके, तो जैसे मटेरियल कल्चर टेक्नोलॉजी हो गया, बाकी जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, जो डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, वो मटेरियल कल्चर में आ जाता है। वो बहुत स्पीड में, बहुत फास्ट स्पीड से आगे बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो नॉन मटेरियल कल्चर है, जैसे हमारे समाज की जो वैल्यू सिस्टम है, जो तौर तरीके हैं, हमारे जो बिलीफ हैं, जो समाज की नॉर्म्स बनी हुई हैं, कानून बने हुए हैं, ठीक है, वो उस हिसाब से स्पीड में नहीं बढ़ते जिस हिसाब से आपका मटेरियल कल्चर बढ़ता है। तो जो लैग आती है, जो कमी आती है, जो कन्फ्लिक्ट, इससे समाज के अंदर कन्फ्लिक्ट अराइज होता है, कन्फ्लिक्ट डेवलप होता है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि जो इम्पैक्ट होगा इसकी वजह से, वो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है। जैसे मान लीजिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है और लोगों का जो वैल्यू सिस्टम है, बिलीफ है, या नॉर्म्स या लॉ ऐसे बने नहीं हैं अभी तक, इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। जैसे डेटा ब्रीचिंग का है, बहुत सारे इश्यू आते हैं, या जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है मिस यूज हो सकती है, उसका फियर होता है, डर होता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे इसका इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। और अभी प्रेजेंट टाइम में ऐसे बहुत सारे लॉ बने नहीं हैं, सरकार के द्वारा नहीं बनाए गए हैं स्पेशली, कि जो प्रोटेक्ट कर पाएँ इंडिविजुअल्स की प्राइवेसी को, उनकी इन्फॉर्मेशन को। ओके, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम अराइज होती है बिकॉज ऑफ द कल्चरल लैग। तो जब मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर में स्पीड बराबर नहीं होती है, बदलाव जो होता है दोनों का बराबर का नहीं होता है, तो जो कमी आती है, जो लैग क्रिएट होता है यहाँ पर, उसको हम बोलते हैं कल्चरल लैग। क्लियर। बोलिए। Yes, sir. तीसरा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, फाइंड द ऑड वन। स्ट्राइक। ले ऑफ, लॉकआउट, रिट्रेचमेंट, स्ट्राइक। सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉ, ले ऑफ एंड द रिट्रेचमेंट? इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कोई बताएगा? ले ऑफ आई गेस प्रोडक्शन का मटेरियल जैसे होता है, कुछ भी सप्लाई ना होने के कारण जो हम लोग कट शॉर्ट करते हैं, वो ले ऑफ होता है। और रिट्रेंचमेंट मतलब जैसे किसी मंदी के उसमें आ गए हम लोग, तो हम छटनी कर दी, स्टाफ की रिक्वायरमेंट बहुत एक्सेस हो गया तो उसमें से हमने छटनी कर दी। ओके, तो ये आपका जो रिट्रेचमेंट होगा वो कैसा होगा? टर्मिनेशन किस प्रकार, परमानेंट या टेम्पररी? रिट्रेंचमेंट परमानेंट होगा। रिट्रेचमेंट होता है आपका परमानेंट। परमानेंट। ले ऑफ टेम्पररी। ये टेम्पररी, सस्पेंशन बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ऑपरेशनल रीजन हो सकते हैं। मान लीजिए काम नहीं है, लैक ऑफ वर्क, ठीक है, लैक ऑफ मटेरियल, तो फिर ले ऑफ कर दिया जाता है। परमानेंट इसका मतलब होता है कि मान लीजिए बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है, या बोल सकते हैं कॉस्ट कटिंग करना है, कई रीजन हो सकते हैं, तो फिर परमानेंटली उनको हटाया जाता है। ठीक है, तो जो रिटर्मिनेशन होता है इसमें आपका एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो पूर्ण रूप से चला जाता है, टर्मिनेटेड। और जो ले ऑफ होता है इसमें एम्प्लॉयमेंट
स्टेटस रहता है, मतलब दोबारा काम आएगा तो बुलाया जा सकता है, लेकिन इसमें ऐसा प्रोविज़न नहीं है। अगर दोबारा काम आएगा तो हो सकता है तुमको ना बुलाया जाए और किसी व्यक्ति को बुलाया जाएगा, बट यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट आपका रहता है, स्टेटस रहता है। आप डायरेक्टली यह बोल सकते हैं वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बट हाँ आपको दोबारा बुलाने का चांसेस होते हैं, अधिकार है, देयर इज़ द राइट टू रिकॉल टू वर्क। अगर ले काम, ऑफ में शायद कंपनी कंपनसेशन भी देती है ना। हाँ कंपनी कंपनसेशन दे सकती है जब तक उनके पास काम नहीं है या उनको रखना है एम्प्लॉय को, तो कुछ समय के लिए वो कुछ बेनिफिट्स दे सकते हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स जो होते हैं कि व्यक्ति काम नहीं कर रहा है लेकिन कंपनी का हिस्सा है तो कुछ बेनिफिट्स उनको रहेंगे, पार्शली पे कर सकते हैं वो लोग। ओके, जैसे किसी की सैलरी 25,000 हो सकता है उसको 8,000 9,000 कुछ बेसिक उसको मिलता रहे कुछ समय के लिए, बट दैट इज़ नॉट फिक्स, जो भी उनकी पॉलिसी होगी उसके अनुसार होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है दोनों में। ले ऑफ, लॉकआउट एंड रिट्रेसमेंट तीनों किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा, स्ट्राइक की जाती है पब्लिक के द्वारा। ठीक है, यस सर। लॉकआउट का मतलब होता है जहाँ पर जो एम्प्लॉयर है वो लोगों को रोकता है काम करने से, किसी भी कंपनी के अंदर जो वर्कर है उनको वर्क प्लेस पे नहीं भेजने देता है, उनका काम नहीं करने देता है, वो उसको बोलते हैं लॉकआउट करना। जब तक कि वो किसी, मान लीजिए कंपनी के द्वारा कुछ कंडीशन रखी गई कि इसको आपको मानना है, वर्कर बोलेंगे नहीं हम नहीं मानेंगे, तो फिर वो अलाउ नहीं करेंगे काम करने के लिए। तो उसको बोलते हैं कि जब तक आप इन सभी कुछ भी आप मान लीजिए कंडीशन हैं उसको आप अग्री नहीं करेंगे तब तक यू आर नॉट अलाउ इन टू द वर्क प्लेस, दैट इज लुकआउट। यहाँ पे एंट्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी। सब लोग चैट बॉक्स में मेंशन करेंगे आंसर। 68 का आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इतना टाइम क्यों नहीं लगा रहे आप लोग? सेंटर टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? अ टेंडेंसी टू बी इन द सेंटर। तो हम मीन, मीडियन, मोड तीनों के माध्यम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, रेसिप्रोकल मॉडल ऑफ सोशल ग्रुप वर्क, और यहाँ लिखा है रेमेडियल मॉडल ऑफ, अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। क्या आंसर होगा? रेसिप्रोकल मॉडल ऑफ सोशल वर्क इज बेस्ड ऑन द ओपन सिस्टम थ्योरी, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी एंड द एग्जिस्टेंशियल पर्सपेक्टिव। ओपन सिस्टम थ्योरी का मतलब क्या होता है कि इंडिविजुअल एंड इट्स इन्वायरमेंट आपस में दोनों कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड। और जो रेसिप्रोसिटी है, रेसिप्रोकल मॉडल उसी पर आधारित है। मैंने बताया था ग्रुप इंडिविजुअल है और ग्रुप है, आपस में एक दूसरे पर निर्भर है। ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी का मतलब होता है कि जहाँ पर हम फोकस करते हैं एक इंडिविजुअल ग्रोथ पर, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोल सकते हैं। तो ये बिल्कुल इसका फोकस रहता है। नेक्स्ट है आपका एग्जिस्टेंशियल पर्सपेक्टिव। यहाँ इंडिविजुअल चॉइस है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने मतलब जीवन के मतलब को समझना, जानना, अंडरस्टैंड करना, वो एग्जिस्टेंशियल पर्सपेक्टिव में आता है। तो ये तीनों की तीनों आपका इसी से कनेक्टेड हैं, रिलेटेड हैं रेसिप्रोकल मॉडल से। रेमेडियल मॉडल ऑफ सोशल ग्रुप वर्क बेस्ड ऑन द प्रोग्राम सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल चेंज। इज इट राइट और रॉन्ग? रेमेडियल मॉडल का फोकस मैंने बताया था बदलाव करना, इंडिविजुअल चेंजेस लाना, या जैसे कि केस हुआ आपका रिहेबिलिटेशन का केस, तो ये एक बहुत ही क्लिनिकल और थेरेपेटिक अप्रोच है। ये आपका सोशल कॉन्शियसनेस या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल चेंज पे फोकस नहीं करता है। इंडिविजुअल चेंजेस, इंडिविजुअल रिहेबिलिटेशन, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल 69? सबके आंसर गलत हैं, क्यों आंसर गलत दे रहे हो? अभी हम लोग डिस्कस किए थे 2-3 क्वेश्चन पहले रेमेडियल मॉडल, रेसिप्रोकल मॉडल।
क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट न्यू बॉर्न ब्रेस्ट फीडिंग इन इंडिया? देश में न्यू बॉर्न ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर के क्या सही है? ब्रेस्ट फीडिंग इज डिलेड, देरी की जाती है। फर्स्ट मिल्क इज कंसिडर्ड एज ए इम्प्योर एंड डिस्कार्डेड। देर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन द ब्रेस्ट फीडिंग एंड विद इन द 24 आवर एंड न्यूट्रेंटल मोर्टालिटी। ब्रेस्ट फीडिंग इज डिले, तो ये बात सही है। इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसी जगह हैं, स्पेशली रूरल एरिया में, एक बिकॉज ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस या एक मिसकंसेप्शन बना हुआ है इस चीज़ को लेकर के कि जो है जो मिल्क प्रोड्यूस आफ्टर बर्थ वो इम्प्योर होता है, उसको डिस्कार्ड किया जाता है। तो ये काइंड ऑफ मिसकंसेप्शन भी है और एक कल्चरल प्रैक्टिसेस भी है, कुछ भी बोल सकते हैं उसको। तो ये पहला वाला करेक्ट है, ब्रेस्ट फीडिंग गेट डिलेड। नेक्स्ट है फर्स्ट मिल्क इज कंसिडर एज द इम्प्योर एंड डिस्कार्ड, जो मैंने अभी बताया, ये भी सही हो जाएगा। बिकॉज ऑफ मिसकंसेप्शन, बिकॉज ऑफ द सोशल कल्चरल प्रैक्टिसेस दैट इज हैपनिंग सम पार्ट ऑफ इंडिया और स्पेशली इन द रूरल एरिया, लैक ऑफ अवेयरनेस बोल सकते हैं। देयर आर सो मेनी रीजन। देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन द ब्रेस्ट फीडिंग विद इन 24 आवर एंड न्यूनेटल मोर्टालिटी। तो इज इट राइट? तो ये सही है। इसका मतलब होता है कि फर्स्ट 24 आवर में बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग की जाती है तो जो चांसेस होते हैं न्यूनेटल मोर्टालिटी के वो कम हो जाते हैं, क्योंकि हाईली न्यूट्रिशियस होता है फूड। बहुत सारे एंटीबॉडीज़ भी होते हैं जो कि कहीं ना कहीं छोटा बच्चा होता है उसको बहुत सारे कई प्रकार के इन्फेक्शन हो सकते हैं, डिजीज़ हो सकती हैं, तो उससे प्रिवेंट करता है, रोकता है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा, तीनों करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर। क्लियर है सभी को? इन्वर्सली का मतलब ये हुआ, अच्छा इसको समझ में आ गया ना, इसका मतलब क्या हो रहा है इन्वर्सली रिलेशन। न्यूनेटल मोर्टालिटी कम होगा अगर ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे, तो ये न्यूनेटल मोर्टालिटी के केसेस जो हैं, चांसेस जो है कम हो जाएंगे। ठीक है, विपरीत संबंध है। ये भी कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं, अगर सेंटेंस सही से ना समझ पाओगे तो गलत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 71, 70 सभी को समझ में आ गया? Is a specialized average designed to measure the changes in a group or related variables over a period of time? एक लंबे समय पर जो बदलाव होता है, चेंजेस होता है, जिसको हम नेट चेंज बोल सकते हैं, रिलेटिव चेंज बोल सकते हैं, इन वेरिएबल्स। ठीक है, उसको हम मेजर करते हैं किससे? इंडेक्स नंबर से, इंडेक्स से। जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है, स्टॉक मार्केट, कई प्रकार के एग्जाम्पल ले सकते हैं जहाँ पर हम इंडेक्स यूज़ करते हैं। इंडेक्स का मतलब होता है कि जो रिलेटिव चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम बोलेंगे इंडेक्स नंबर। ठीक है, पहला करेक्ट हो जाएगा। किसी ने आंसर नहीं दिया 71 का? जैसे मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की कीमत 2020 में 10 रुपये थी, अभी 2024 में उसकी कीमत हो गई 15 रुपये। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर यहाँ से हम निकाल सकते हैं। कितना बढ़ा? 10 से 15 बढ़ा, कितना परसेंट बढ़ा बताइए? बेसिक मैथ है। पेपर 1 में मैथ पढ़ते हैं आप लोग। अगर किसी की वैल्यू 10 रुपये है, बाद में बढ़ के 15 हो गई, तो कितना परसेंट चेंज हुआ है? 5%। बहुत बढ़िया, 50% सर। 50% होगा ना, क्योंकि अगर 5 बढ़ेगा तो 50 हुआ, तो 5 ही तो बढ़ा है इसमें, 10 5 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, तो 50% बढ़ा। ओके, तो ऐसे करके हम इंडेक्स नंबर निकाल सकते हैं। नंबर मतलब ये तो परसेंटेज, नंबर आपका 150 आएगा। ठीक है, जो चेंजेस हो रहा है, जो 50% इंक्रीज हुआ है, 100 से कितना 50, तो 150 हो जाएगा। ये सब एग्जाम में नहीं आता, मतलब समझने के लिए आपका हो गया इंडेक्स नंबर, कि जो बदलाव होता है, जो रिलेटिव चेंजेस होते हैं, उसको हम बोलते हैं इंडेक्स नंबर।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द फाउंडेशन ऑफ एटीट्यूड। आधार है, एटीट्यूड का आधार क्या होता है? इमोशंस, ड्रीम, बिहेवियर, कॉग्निशन। कॉग्निशन का मतलब क्या है? कॉग्निटिव एबिलिटी, जो हम अनुभव, एक्सपीरियंस, थॉट इससे डेवलप कर रहे होते हैं, नॉलेज एक्वायर कर रहे होते हैं, वो प्रोसेस मेंटल एक्शंस जो कॉग्निशन में आता है। इमोशंस, ड्रीम, देखिए सपने तो नहीं होंगे ना, किसी भी जो आधार नहीं होता एटीट्यूड का, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों को सपने ना आए, तब भी उनका एक ईगो स्टेट तो होगा ना, उनका एटीट्यूड तो होगा ही होगा, भले ही सपने ना आए। ओके, तो ये तो आंसर नहीं होगा। इसको बोलते हैं एबीसी मॉडल ऑफ एटीट्यूड। ए का मतलब हो गया आपका अफेक्टिव, जो हमारे इमोशन है। बी हो गया आपका बिहेवियर, और सी हो गया कॉग्निशन। तीनों बेसिस होते हैं, ड्रीम्स नहीं होगा। क्लियर? ये बेसिक मॉडल ऑफ एटीट्यूड। सर सी से क्या बोले? सी जो यहाँ दिया है कॉग्निशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, पढ़िए, आंसर दीजिए। ओरल हिस्ट्री सर्वे करना, सैम्पलिंग, केस स्टडी। केस स्टडी क्या होता है? इन डेप्थ स्टडी ऑफ यूनिट, किसी भी फिनोमेना, किसी यूनिट की, किसी ग्रुप की स्टडी करना, वो हमारा केस स्टडी कहलाता है। तो डी विल पेयर विद द थर्ड, और डी थर्ड केवल एक में ही है, आंसर मार्क कर सकते हैं। बाकी पेयर के लिए ओरल हिस्ट्री आपका आ जाएगा। पीपल नॉलेज, जैसे कि आप कहीं पर स्टडी करने जाते हैं तो लोगों के द्वारा, जो बूढ़े लोग हैं उनके द्वारा कहानियाँ बताई जाती हैं, हिस्ट्री बताई जाती है, उनका खुद का अनुभव, एक्सपीरियंस या नॉलेज या किसी के द्वारा बताया गया है, तो वो सब हमारे आते हैं ओरल हिस्ट्री में। सर्वे हो गया, सैम्पलिंग मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल, एंड सर्वे मीन्स क्वांटिटेटिव डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, विच इज द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट्स अलाउ इंडिविजुअल्स टू वर्क टुगेदर इन अ ग्रुप इफेक्टिवली अचीव अ कॉमन पर्पस। कॉमन पर्पस को प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए इनमें से कौन से एलिमेंट होंगे जो कि किसी व्यक्ति को अलाउ करते हैं ग्रुप में काम करके उसको अचीव करने के लिए? शेयर्ड रिसोर्सेज, शेयर एक्सपीरियंस, शेयर वैल्यूज, शेयर नेटवर्क। देखो सभी है, वैसे तो आंसर तो समझ में आ गया होगा क्या आएगा। 74 का आंसर क्या होगा? सर ए और बी होगा क्या? शेयर्ड रिसोर्स, शेयर्ड एक्सपीरियंस, वैल्यूज क्यों नहीं होगा? नेटवर्क क्यों नहीं हो सकता है? वैसे इसका आंसर मुझे तो सारे लग रहा है बट ऑप्शन में नहीं है। मैं आंसर ऑप्शन ऐड कर देता हूँ, इसमें आई थिंक ऐड नहीं किया, इसको हटा दीजिए। देखो होंगे तो सभी होंगे, ऐसा तो कोई नहीं है ना। जैसे अगर हम बात करें कोई भी एलिमेंट की, शेयर रिसोर्स का मतलब क्या होता है कि जो ग्रुप मेंबर हैं उनके उसके उनके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, जैसे टूल्स है, इन्फॉर्मेशन है, मटेरियल है, या बाकी रिसोर्सेज हैं जिसके माध्यम से वो मिल करके काम करेंगे, कोलैबोरेशन करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शेयर एक्सपीरियंस का मतलब होता है ग्रुप मेंबर, इसमें सभी का कुछ ना कुछ अपना अनुभव होता है। किसी के पास मैन पावर है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास नॉलेज है, किसी के पास स्किल्स है, किसी के पास अनुभव है, तो शेयर एक्सपीरियंस होता है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। शेयर वैल्यू, वैल्यू का मतलब होता है कि एक बिलीफ या बोल सकते हैं प्रिंसिपल, जो हम जिसके बेसिस पे हम किसी ग्रुप के अंदर काम करते हैं, एज ए टीम वर्क काम कर रहे होते हैं, कुछ एथिक्स को हम फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। शेयर नेटवर्क का मतलब, अब चूँकि ग्रुप है तो नेटवर्क डेवलप होगा ही, कॉन्टैक्ट, चैनल्स, सपोर्ट सिस्टम विद इन दी ग्रुप, दीज आर द नेटवर्क। तो आपका सभी करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, आगे बढ़ें। सर टेस्ट में भी आंसर सब
तभी नहीं दिया हुआ है, उसमें भी शायद आंसर ऐसे ही यही ऑप्शंस है हाँ, ABCD जो या कोई नहीं, उसको चेंज कर लीजिए, मैं ऐड कर देता हूँ। मैंने देखा था उसमें और ये ऑप्शन दिया है, ABCD कर दो, मैं उसको वहाँ पर अपडेट कर दूँगा। ठीक है। सर मैंने बुक में भी देखा था, बुक में भी यही ऑप्शंस थे, बट उसमें आंसर है ना ओनली सी दिया हुआ था, साझा मूल्य ओनली। देखो सी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन बाकी के ऑप्शन गलत नहीं है। तो अगर देखो, अगर आप ऐसे देखोगे केवल ऑप्शन के बेसिस पे, तो फिर तो कोई भी ऑप्शन आपका करेक्ट होने की चांसेस हैं, है ना। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में लिख रहा है कि विच द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट। अब देखिए, इसमें ऑलरेडी बोल दिया उन्होंने सेट ऑफ एलिमेंट्स, इसका मतलब कि यहाँ पर एक से ज़्यादा दो होने वाले हैं। क्वेश्चन को थोड़ा समझो, ठीक है। दैट अलाउ इंडिविजुअल्स टू वर्क टुगेदर इन अ ग्रुप ऑफ इफेक्टिवली अचीव अ कॉमन पर्पज। कॉमन उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए क्या क्या सेट ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। तो वैसे तो क्वेश्चन में उन्होंने बात कर दी तत्वों की, एक से ज़्यादा है, तो एक तो ऑप्शन होगा ही नहीं। अगर आप क्वेश्चन को देख के ही पढ़ेंगे तो भी, तो आपको दो ऑप्शन हो सकते हैं। अब दो, अगर दो होंगे तो फिर बाकी के भी हो सकते हैं, यानी क्योंकि बाकी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप डी मार्क करेंगे तो डी तो फिर क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि वहाँ पर मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो दो ऑप्शन तो आप कोई भी मार्क कर लीजिए, ओ बी, बी ओ सी, और डी ए, तो कोई भी हो सकता है फिर। ठीक है। सी, अब उसको अगर आप और कम करके अगर केवल आंसर ही मार्क करना है तो इसको बोल सकते हो ये आपका सबसेट हो जाएगा इसका शेयर रिसोर्सेज का, क्योंकि रिसोर्सेज जो हमारे पास होंगे उसमें नेटवर्क भी आ जाएगा। तो ऐसे करके आप कम कर सकते हो ऑप्शंस, लेकिन बाकी के ऑप्शन गलत नहीं है, ये भी सही है। क्लियर। बोलिए। यस सर। सी, कभी एक्चुअली होता क्या है कि जो आंसर की में अभी आंसर आ जाता है ना, फिर वही जनरली बुक्स में वो पब्लिश कर देते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन रहता है। कभी कभी आंसर बहुत सारे गलत होते हैं, आपने देखा होगा हर एक क्वेश्चन पेपर के अंदर दो तीन क्वेश्चन ऐसे ज़रूर होते हैं इनके ऑप्शंस गलत हैं, आंसर गलत हैं, या उसको करेक्ट नहीं किया गया, फाइनल आंसर की में हो सकता है उसको ड्रॉप नहीं किया गया क्वेश्चन को। ऐसे भी क्वेश्चन रहते हैं। तो एक दो क्वेश्चन हर एक पेपर में मिलेंगे आपको जिनमें संभावना होती है मल्टीपल ऑप्शंस की, क्योंकि ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें कोई फैक्चुअल डेटा नहीं है कि आपको एक मार्क करना है। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो क्वेश्चन ही बोल रहा है कि सेट ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट मीन्स एक से ज़्यादा तो है, वैसे भी है, तो ये ऑप्शन तो होने वाला नहीं है। तो फिर अगर दो ऑप्शन है तो बाकी के भी ऑप्शन होने के चांसेस पूरे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 75, विच द फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ एक्सेप्टेंस। और स्टेजेस ऑफ एक्सेप्टेंस, डिनाइल, एंगर, बार्गनिंग। 75 का आंसर दीजिए। एंगर और बार्गनिंग और द स्टेजेस ऑफ एक्सेप्टेंस। बार्गनिंग करना, डिनाइल। क्या आंसर होगा? 75। सब लोग आंसर दीजिए। 15 स्टूडेंट जुड़े हैं क्लास के में, 2 लोग आंसर दे रहे हैं। देखो यहाँ पर 5 स्टेजेस होती हैं, इसको पढ़ लेते हैं पहले, फिर आप आंसर मार्क कर देना। 5 स्टेज ऑफ ग्रीफ। जो कि दी गई थी एलिजाबेथ के द्वारा। ओके, ये बताते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति जो है ये 5 स्टेजेस में जो है गो थ्रू करता है। जब किसी, मान लीजिए किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, किसी लव्ड वन की, किसी फैमिली मेम्बर की, या कुछ भी ऐसी घटना घट जाती है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई डिजीज़ हो गई, ठीक है, उस अब अचानक से पता चलता है
या किसी की डेथ हो जाती है तो कोई व्यक्ति इन सभी पांचों स्टेज में गुजरता है, फेस करता है। पांचों स्टेज कौन कौन सी हैं? पहला है डिनाइल, ठीक है। दूसरा होता है एंगर, गुस्सा आना। तीसरा होता है आपका बार्गेनिंग करना। चौथा स्टेज होता है डिप्रेशन। और पांचवा स्टेज होता है फाइनली एक्सेप्टेंस। ओके, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली मेम्बर या कोई भी है जो कि सबसे क्लोज है उसका, हस्बैंड वाइफ या कुछ कोई भी हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं। तो पहला स्टेज होता है डिनाइल का, कि हम उसको स्वीकार नहीं करते हम मानते नहीं हैं। जनरली आपने देखा होगा कि कुछ भी ऐसा घटना घटती है तो हम उसको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही कैसा क्यों हुआ। इस प्रकार का विचार हमारे दिमाग में आता है, ऐसा हम सोचते हैं, ठीक है, ऐसा हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिनाइल, कि हम सबसे पहले उसको डिनाई करना चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, राइट। दूसरा होता है एंगर। एंगर का मतलब होता है गुस्सा आना, कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये जनरली स्वभाव व्यक्ति के अंदर इस प्रकार के विचार डेवलप होते हैं, गुस्सा आता है। पहले डिनाइल की स्टेज होती है, फिर होती है एंगर की। तीसरा होता है बार्गेनिंग करना। बार्गेनिंग का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं हम भगवान से ऐसे प्रार्थना करते हैं कि अगर ये व्यक्ति ठीक हो जाएगा तो हम ये इस प्रकार का मतलब कुछ हेल्प कर देंगे किसी गरीबों की, या कुछ मदद कर देंगे, या कुछ इस पर कुछ भी आप कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं बार्गेनिंग करना, ठीक है, लोगों की हेल्प करना। कि अगर मान लीजिए इस व्यक्ति की ठीक हो जाएगा, या जो भी फैमिली में कोई बच्चा है या हस्बैंड है वाइफ है, तो फिर हम इस प्रकार का भला जो है काम कर सकते हैं लोगों के भले के लिए, तो उसको बोलते हैं बार्गेनिंग करना। नेक्स्ट होता है डिप्रेशन। ओके, डिप्रेशन स्टेज जब आती है, जब लगता है कि अब कुछ होने वाला नहीं है, अभी इसमें बदलाव कुछ हो नहीं सकता है, चेंज नहीं हो सकता है, तो फिर एक डिप्रेशन क्रिएट होता है। फिर उस स्टेज के अंदर किसी व्यक्ति का जो है उसका मन काम मतलब कुछ काम करने का मन नहीं करता, एक वर्थलेस फीलिंग आ जाती है व्यक्ति के अंदर कि वो कुछ काम का नहीं, कुछ बदल नहीं सकता, कुछ चेंज नहीं कर सकता है, कुछ अब हो नहीं सकता, उसको बोलते हैं डिप्रेशन। लास्ट होता है फाइनली एक्सेप्टेंस, कि फाइनली जब उसको लगता है कि यही सच है, अब कुछ हो नहीं सकता, कुछ चेंजेस नहीं हो सकता है, अब किसी की डेथ अगर हो गई है या किसी को कोई बड़ी बीमारी हो गई, तो लास्ट स्टेज आती है फाइनली एक्सेप्टेंस की। तो ये 5 स्टेजेस में हर एक व्यक्ति गुजरता है, गो थ्रू होता है। जब किसी क्लोज वन की डेथ होती है या किसी क्लोज वन को किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है और उसको हम ठीक नहीं कर पा रहे होते हैं, तो फिर ये 5 स्टेजेस से हर एक व्यक्ति गुजर रहा होता है। क्लियर है? बताइए। डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन और फाइनली एक्सेप्टेंस। तो डिनाइल भी होगा, एंगर, बार्गेनिंग और तीनों होगा। बोलिए। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 35। ये स्टेजेस दी गई हैं एलिजाबेथ एंड रोज के द्वारा, और इन्होंने बताया कि ये बेसिकली स्टेज ऑफ ग्रीफ है, इसको बोलते हैं शोक। शोक का केस तभी बनता है जब किसी की डेथ हो जाती है जो सबसे क्लोज है। तो ऐसे केसेस में बताती हैं कि ये 5 स्टेजेस होगी, और ये सजेस्ट करती हैं कि हर एक व्यक्ति इन 5 ही स्टेजेस से गुजरता है। और जब किसी व्यक्ति की डेथ होती है, डिनाइल स्टेज है, एंगर है, बार्गेनिंग है, डिप्रेशन है और फाइनली एक्सेप्टेंस है। आगे बढ़ें, कुछ बोलिए। यस सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 76, ये हम लोग अभी डिस्कस किए हैं तो दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आंसर दीजिए। अच्छा, ये एक्चुअली नोट्स में नहीं होगा, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, अलग से नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि ये वैसे कि डायरेक्ट सिलेबस से तो नहीं आया क्वेश्चन। ये कहीं हमारे सिलेबस में है क्या? मुझे नज़र नहीं आया। नहीं सर, वो अलग से मतलब नोट करना पड़ेगा। हाँ, ये आपका सोशोलॉजी का एक टॉपिक है, तो उसको ऐड कर सकते हो। रेमेडियल मॉडल, रेसिप्रोकल मॉडल, डेवलपमेंट मॉडल, सोशल गोल मॉडल। पहला वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, सही पेयर है। क्वेश्चन नंबर, ये तो नोट्स में लिखे होंगे नाम इनके। क्वेश्चन नंबर 77, टुकमैन के द्वारा यहाँ पर 5 स्टेज दी गई हैं ग्रोथ डेवलपमेंट की, कौन कौन सी हैं? फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, डेवलपिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉर्मिंग। पहले क्या आता है? फॉर्मिंग, फिर आएगा आपका स्टॉर्मिंग, फिर आएगा आपका नॉर्मिंग,
फिर आएगा आपका परफॉर्मिंग, फिर लास्ट में टर्मिनेशन एडजॉर्निंग। ए बी फिर इसमें सी तो ऑप्शन ही नहीं है क्या? अच्छा है, तो है ही नहीं बेसिकली, तो डी आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा। ठीक है, पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। वैसे अगर इसमें सी भी ऐड कर लेना, वैसे तो डेवलपिंग नाम से कोई है नहीं स्टेज, लेकिन अगर डेवलपिंग को आप नॉर्मिंग मान के चलते हैं थोड़ी देर के लिए, तो फिर आपका आंसर ये हो जाएगा ए बी सी डी ई, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो आप ये वाला मार्क कर लीजिए। ठीक है, क्लियर है सभी को? इस पांचों में इसका मतलब तो पता है ना, फॉर्मिंग का मतलब क्या है, स्टॉर्मिंग का मतलब क्या है, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉर्मिंग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 78। यहाँ पर एक केस दिया है, केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द लिस्ट गिवन इन दी शेड्यूल 10 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैंट बी चेंज। जो लिस्ट दी है शेड्यूल 10 के अंदर, वो हम बदलाव नहीं कर सकते उसमें। एंड आर्टिकल रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट कैंट बी चेंज, उसमें बदलाव नहीं हो सकता है फंडामेंटल राइट में। एंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इनवैल्यूएबल एंड कुड नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बदलाव नहीं कर सकता संविधान जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूल आत्मा होती है हमारे संविधान की, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं हो सकता। क्या है सही है? संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया था कि पार्लियामेंट के अंदर पावर नहीं है कि वो जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर मतलब होता है कि संविधान में जो निहित है ना, सेकुलरिज्म, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी, ये सभी जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। तो क्या करेक्ट है बताइए? तो कौन से करेक्ट आंसर हो जाएंगे? इस केस से रिलेटेड आपके दो यहाँ पर दिए गए हैं स्टेटमेंट, पहले सेकंड स्टेटमेंट है और थर्ड वाला बी और सी। जो पहला स्टेटमेंट है वो है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ से। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है? ये आपका शेड्यूल 10 में दिया है। बताइए। ये सब आपको देखिए, इसको समझ लीजिए, एग्जाम्पल समझिए। जैसे मान लीजिए कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है, उसने इलेक्शन लड़ा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्टेड हो गया किसी पार्टी ए से, ठीक है, और बाद में जब जीत गया वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली बी, ओके, तो ऐसे केस में एंटी डिफेक्शन लॉ के माध्यम से फिर जो है उसका जो मेंबरशिप है वो चली जाएगी, उसकी सदस्यता चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ बताता है कि आप किसी एक पार्टी से अगर टिकट लेकर के जीतते हैं तो दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते अनटिल अनलेस अगर पार्टी मर्ज हो जाती है दूसरी पार्टी के साथ या वो कोलैबोरेशन कर लेते हैं तो एक अलग केस है। लेकिन कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति जो कि किसी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहा है और जीतने के बाद दूसरी पार्टी में वो नहीं जाएगा, ये आपका एंटी डिफेक्शन लॉ में है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसकी सदस्यता चली जाएगी। क्लियर है? अब जैसे मान लो दो पार्टी मर्ज हो गई तो फिर वो अलग केस है, उसमें एक्सेप्शन है। अदरवाइज उसकी जो है जो डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड है वो यही है कि अगर वो किसी प्रकार से दूसरे पार्टी, या फिर और भी केसेस होते हैं। एक तो होता है कि अगर मान लीजिए वोटिंग हो रही है, किसी एक कोई बिल है, बिल पारित किया गया, उसको लेकर के वोटिंग हो रही है, अगर आप वोट अपनी पार्टी के फेवर में नहीं देते हैं तो भी वहाँ पर एक केस बन जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ का। ओके, डिस्क्वालिफिकेशन की जो ग्राउंड है 2-3 होते हैं, तो आपको वोट उसी पार्टी के फेवर में देना है जिस पार्टी से आप इलेक्टेड हैं। क्लियर है? तो ये आपका शेड्यूल 10 है, तो ये वाला इसका हिस्सा नहीं है, बाकी के दोनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 79, हाउसिंग फर्स्ट मॉडल इज एसोसिएटेड विथ।
हाउसिंग फर्स्ट मॉडल एसोसिएट विथ कंस्ट्रक्शन वर्कर, होमलेस पर्सन, हॉस्पिटल्स एंड स्कूल। हाउसिंग फर्स्ट ही जो है इंट्रोड्यूस किया गया था बहुत पहले 1990 के दशक में। ये बेसिकली था कि जो इन लोगों के पास घर नहीं है, होमलेस इंडिविजुअल्स हैं, उनको परमानेंट घर, परमानेंट सेटलमेंट प्रोवाइड करने की बात की गई थी। ये हमारा हाउसिंग फर्स्ट का मॉडल है। अभी तो इंडिया में भी बहुत सारी स्कीम्स है, सरकार गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी होती हैं। इसमें उन लोगों को जो भी ऐसे लोग जिनके पास घर नहीं है, होमलेस इंडिविजुअल्स हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, स्लम एरिया में लोग रहते हैं, अनऑथराइज जगह पर गवर्नमेंट की ज़मीन है, तो उनको फिर गवर्नमेंट के माध्यम से घर दिया जाता है या लैंड दिया जाता है। तो आपका ये कुछ स्कीम अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया में चल रही है। ये जो है हाउसिंग फर्स्ट का मॉडल शुरुआत 1990 के दशक में यूके में स्टार्ट हुआ होमलेस पर्सन के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 क्रोनोलॉजी में लगाना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2020, स्वच्छ भारत अभियान 2014, आयुष्मान भारत योजना 2018 और नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन दैट इज कम अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सॉरी नेशनल डिजिटल पॉलिसी। ये मिशन स्टार्ट हुआ था 2019 में। तो देख लीजिए पेयर क्या होगा, पहले आएगा सी, फिर ए, फिर आपका डी, फिर ई, फिर बी। एक कोई ऑप्शन ही नहीं इसमें, तो ऐसा बी कहाँ गया? ये 2020 लिख दिया क्या मैंने? 2000 है। अभी तो कोई स्कीम ऐसा है नहीं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो पहले बी आ जाएगा, पहला करेक्ट हो जाएगा। कुछ गलत तो नहीं लिखा है ना? स्कीम का ईयर, प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला स्कीम एंड सर सही है। ग्राम सड़क योजना, स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान भारत अभियान एंड नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2019। ठीक है, ये आपका करेक्ट सर आंसर। ये पॉलिसीज बार बार याद कर रही हूँ, लेकिन फिर भी उनका ईयर वगैरह मतलब भूल जा रही हूँ। उनको कैसे सर याद रखें एग्जाम तक? देखिए इसका तो कोई उपचार नहीं है, वो तो याद करना पड़ेगा। वो मैंने बताया था निमक्स बनाने का, निमक्स बना सकते हैं, और कोई तरीका नहीं होता है इनका याद करने का, कहीं भी नहीं मिलेगा वो आपको। सर हर 2 दिन मैं पढ़ती हूँ इनको, बट फिर नहीं, भी भूल उसको मैंने बताया था कि निमक्स अगर बना पाओ आप तभी चांसेस है। जैसे कि 2016 लिखा हुआ है, तो आप इसको कुछ कनेक्ट करो, ऐसा कुछ उज्ज्वला अब किसी का नाम हो सकता है, या ग्राम सड़क को आप किसी चीज़ से कनेक्ट कर पे आप जोड़ सकते हो, ये जीरो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे मान लो 2000 लिखा हुआ है, तो ग्राम सड़क मतलब गांव में ज़मीन रोड नहीं होते हैं, तो ये 00 लिखा हुआ, इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। ठीक है, ऐसे स्वच्छ भारत अभियान, तो ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, जो पीएम बने थे शुरुआत में, 2014 हो गया। आयुष्मान भारत अभियान, ऐसे कुछ ना कुछ तो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। वो देखो, वो तो हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना होता है कि आपको कैसे चीज़ें कनेक्ट कर पा रहे हैं, कैसे विजुलाइज कर पा रहे हैं, तो वो तरीका होता है। मैंने भी जब एग्ज़ाम दिया था, मैंने भी ऐसे ही सब जोड़ा हुआ था, किसी का नाम, किसी का डेट ऑफ बर्थ, किसी का नंबर, कुछ भी करके आपको कनेक्ट करना है, और कोई दूसरा तरीका नहीं होता है इसका। ठीक है, जितना हो रहा है उतना करिए। इट्स नॉट अबाउट कि आपको पूरा 100% करके जाना है। और एग्ज़ाम में आपके ऐसे क्वेश्चन सब नहीं आते ना, कुछ 1-2 क्वेश्चन आएंगे, 2 आएंगे, 4 आएंगे, 100 क्वेश्चन होते हैं। मान लीजिए 10 क्वेश्चन आएंगे, तब भी 90 क्वेश्चन आपके पास हैं, और ये 10 होंगे ना, इनमें अगर तुक्का भी मारोगे तब भी 2 दिन सही हो जाएंगे। तो इतना ज़्यादा पैनिक नहीं होना है कि अगर आप याद नहीं कर पा रहे हो या सब कुछ याद नहीं हो पा रहा है। कट ऑफ हमारा 72 गया इस बार ना, तो मान लीजिए 75 चला गया हाईएस्ट, ऐसा कभी जाएगा नहीं, तब भी 25 क्वेश्चन गलत करने के लिए है आपके पास। ठीक है, माइनस मार्किंग भी नहीं है, तो इतना ज़्यादा टेंशन मत लिया करो। अगर कुछ चीज़ याद नहीं हो रही है तो फिर उसको लेकर के बैठना नहीं है, आगे बढ़िए। और जितना याद होगा कर लेना, जितना नहीं होगा तो कोई बात नहीं। किसी भी सबको सब कुछ याद नहीं होता है। इवन जो टॉपर होते हैं उनके स्कोर जो 100 परसेंटाइल होता है, परसेंटाइल का मतलब ये नहीं कि उनके सभी करेक्ट हैं, वो इंडिविजुअल पर्सन के नंबर ज़्यादा हैं तो उसको 100 परसेंटाइल मिलता है। ठीक है, हो सकता है उसका 75 में हाईएस्ट मार्क्स हो गया होगा, तो इसका मतलब है कि 75% ही उसने अचीव किया, बाकी 25 गलत हैं। तो आपको भी चांसेस मिल रहा है कि आप भी कुछ क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं या गलती हो सकती है, तो दैट इज़ मैनेजेबल, चलेगा। ओके।
तो जितना आपको पता है, जितना पढ़ रखा है, उसको रिवाइज करिए, बढ़िया से एग्ज़ाम देना है। Question number 81. Community-based organization must follow the principle of social justice and human rights. Community-based organization must not be sectarian. सेक्टरियन मतलब होता है विभाजनकारी नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि पॉलिटिक्स है, जो राजनेता होते हैं समाज के अंदर विभाजन कराते हैं, तो ये जो है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं हैं, CBO, वो विभाजनकारी नहीं होनी चाहिए, सेक्टरियन नहीं होने चाहिए, या किसी प्रकार का बोल सकते हैं कि सेक्टेरियन या बोल सकते हैं एक्सक्लूसिव, किसी पर्टिकुलर रिलीजन या किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशंस नहीं होना चाहिए। दैट इज़ अ सेक्टेरियन, सबके लिए होना चाहिए। दैट शुड बी ओपन टू ऑल। तभी तो हम ह्यूमन राइट्स की बात कर पाएंगे, तभी हम ह्यूमन सोशल जस्टिस की बात कर पाएंगे। अगर सेक्टेरियन होगा, एक्सक्लूसिव होगा, तो फिर वो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी सामाजिक इनजस्टिस होगा। सेकंड वाला ऑप्शन और पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। दैट मस्ट नॉट बी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 82. अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज़ क्या क्या आएगा इसमें? इसमें आ जाएगा आपका इंसल्ट करना, रेडिकल एंड ह्यूमिलिएट करना या नेम कॉलिंग करना, ये सभी आपके वर्बल और इमोशनल अब्यूज में आते हैं। दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि द इंसल्ट्स और द रेडिकल स्पेशली विद रिगार्ड टू नॉट हैविंग अ चाइल्ड और मेल चाइल्ड इज नॉट पनिशेबल ऑफेंस अंडर द एक्ट। किसी भी जो है महिला को इंसल्ट करना, अगर उसका जो है बच्चा नहीं या फिर मेल चाइल्ड नहीं है, तो ये पनिशेबल नहीं है, ये बोल रहे हैं इस एक्ट के अंदर। इज इट राइट और रॉन्ग? राइट है सर। तो फिर ये आपका जो वर्बल और इमोशनल अब्यूज़ लिखा हुआ है, तो ये वाला फिर गलत हो जाएगा। किसी महिला का अगर उसके बच्चे नहीं या मेल चाइल्ड नहीं है, अगर उसको हम गाली गलौज करते हैं, इंसल्ट करते हैं, रेडिकल बिहेवियर करते हैं या फिर नेम कॉलिंग कर रहे होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारा इमोशनल अब्यूज में तो आएगा ना। इमोशनल अब्यूज़ का मतलब क्या होता है? यहाँ पर लिखा हुआ है वर्बल एंड अब्यूज का मतलब होता है कि इंसल्ट करना, ह्यूमिलिएशन करना या नेम कॉलिंग करना, अभद्र तरीके से व्यवहार करना, ये सब आपके वर्बल अब्यूज में आते हैं, जो कि कहीं ना कहीं व्यक्ति को या महिला को इमोशनली डैमेज करता है, हर्टफुल होता है। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नेम कॉलिंग। तो ये आपका क्या, ये गलत हो जाएगा। दैट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। ये सभी हमारे इमोशनल अब्यूज के अंदर आते हैं। सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, यहाँ पर कुछ कमेटी के नाम दिए गए हैं। फील्ड, रंगराजन कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, कस्तूरी रंजन कमेटी और स्वामीनाथन कमेटी। रंगराजन कमेटी रिलेटेड है आपका मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। इंडिया के अंदर पॉवर्टी को असेस करने के लिए जो मैथोलॉजी इनके द्वारा डेवलप की गई रंगराजन कमेटी। दूसरा है बलवंत राय मेहता कमेटी, ये पंचायती राज से रिलेटेड है। इनके द्वारा रिकमेंडेशन दी गई थी कि जो 3 टियर गवर्नमेंट होती है, 3 टियर पंचायती राज सिस्टम, उसका इलाज है, तो पंचायती राज से रिलेटेड है। दूसरा है आपका कस्तूरी रंजन कमेटी, हाँ, एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म लाने के लिए जो रिकमेंडेशन दी गई थी इस कमेटी के द्वारा। और स्वामीनाथन कमेटी एग्रीकल्चर सेक्टर रिफॉर्म से रिलेटेड है। क्या आंसर हो जाएगा? डी विल पेयर विद द फर्स्ट, ये वाला ऑप्शन गया। ए विल पेयर विद द सेकंड, ये वाला ऑप्शन। बी विल पेयर विद द थर्ड। बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, मेजर approaches to community enrollment are पहला एक्सटर्नल एजेंट, मल्टीपल एजेंट, इनर रिसोर्स एजेंट अप्रोच। इज इट राइट? ये तो एक तो आपका ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट हो गया आपका।
दूसरा हो गया आपका मल्टीपल एजेंट। तीसरा आपका कौन सा है? इनर रिसोर्स अप्रोच। प्रोसेस ऑब्जेक्टिव अप्रोच, नहीं ये नहीं है। देखो, जो आपका एक्सटर्नल एजेंट है ना, उसको हम बोलते हैं, दूसरे नाम से भी जानते हैं, जो अप्रोच है इसको बोल सकते हैं हम मैनेजरल अप्रोच। इसका मतलब कि बाहरी व्यक्ति आएगा, वो प्लानिंग करेगा, वो देखेगा, ओके, इसको बोलते हैं। इसका मतलब है कि जैसे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या कोई प्रोग्राम चल रहा है, कम्युनिटी प्रोग्राम है, उसमें एक बोल सकते हैं मैनेजरल अप्रोच के माध्यम से जो कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स है या जो सूटेबल उसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो आइडेंटिफाई किए जाएंगे। जैसे मीटिंग अरेंज करना या कम्युनिटी को इकट्ठा करना, विलेज काउंसिल डेवलप करना, तो ये इसको हम बोलते हैं मैनेजरल अप्रोच, कि उसको या तो हम एक्सटर्नल एजेंट बोल सकते हैं। दूसरा आपका मल्टीपल एजेंट का मतलब क्या है? इसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव अप्रोच। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर सभी की भागीदारी होगी, पूरी कम्युनिटी, होल कम्युनिटी बिकम द पार्ट एज ए मेंबर ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसका मतलब है कि अब कोई भी प्रोग्राम बनाया जाएगा तो ये देखा जाएगा उस कम्युनिटी के वैल्यू सिस्टम किस प्रकार का है, क्या ट्रेडिशंस हैं, क्या बिलीफ सिस्टम, क्या नॉर्म्स हैं, उन सबको ध्यान रखते हुए प्रॉपर तरीके से प्लानिंग की जाएगी, समझा जाएगा, और ग्रेजुअली धीरे धीरे करके फिर उस पर काम स्टार्ट करेंगे किसी प्रोग्राम पर, किसी भी कम्युनिटी प्रोग्राम को लेकर के। तो ये थोड़ा सा हो सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव अप्रोच होती है या बॉटम टू टॉप अप्रोच हो जाएगी, मल्टीपल एजेंट हो जाएंगे। मल्टीपल एजेंट का मतलब यह है कि जो रिप्रेजेंटेशन है मल्टीपल लोगों की है, कम्युनिटी की है, उन सभी के सभी लोग मेंबर होंगे, दे विल बी सिलेक्टेड एज अ होल कम्युनिटी। लास्ट है आपका इनर रिसोर्स। इनर रिसोर्स का मतलब क्या होता है? बताइए। पार्टिसिपेटरी अप्रोच, बिकॉज जो लोग हैं, पीपल एक्चुअली इज द पार्ट। जैसे कि इनर रिसोर्स का मतलब है कम्युनिटी के पास जो भी रिसोर्स हैं, या जो बोल सकते हैं कि कम्युनिटी के लोगों का इन्वॉल्वमेंट, कि कम्युनिटी किस प्रकार से अपने खुद के जो इंडिजिनस रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज कर सकती है, कैसे लोगों को इनकरेज करना कि कितने बेहतर तरीके से रिसोर्स को यूज़ करके वो, जैसे कि मीटिंग अरेंज करना, ठीक है, लोगों के द्वारा सजेशंस वगैरह देना, लोगों के पास जो स्किल्स है, जो मैन पावर है, जो सोर्सेस हैं, उनका यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं कम्युनिटी के अंदर। तो ये सभी के सभी काम होते हैं आपके इन रिसोर्स अप्रोच का। तो पहला वाला करेक्ट होगा। बोलिए, समझ में आया कुछ? जी सर। हाँ, बहुत ही बेसिक है, बस हो सकता है पहली बार पढ़ा होगा तो अभी थोड़ा सा याद नहीं होगा, लेकिन एक दो बार देखेंगे तो याद रहेगा। एक्सटर्नल एजेंट हो गया, मल्टीपल एजेंट हो गया, और इनर रिसोर्स का मतलब रिप्रेजेंटेशन जहाँ पर लोगों की ज़्यादा होगी, सॉरी मल्टीपल में आएगा वो। इनर रिसोर्स में होता है आपका पार्टिसिपेशन। एक्सटर्नल मतलब होता है कि बाहरी, मैनेजरल अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, नॉट डायरेक्टली दिस क्वेश्चन, बट वो कुछ भी देख सकते हैं FCRA से। Okay, the Section 8 of FCRA Act in its subsection has substituted the word 50% by, इसको कम करके कितना कर दिया? 60, 20, 30, 40, जो भी ऑप्शन दिए हैं देखिए। देखिए, नए वाले एक्ट के अंदर प्रोविज़न किया गया है कि भाई जो भी फंड आता है, फॉरेन फंड आता है, तो जो बिल वगैरह बनाया जाता है ना, जहाँ पर हम बात करते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो खर्चा हो रहा है, जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसको पहले वाले एक्ट में ये था कि 50% आप कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसको कम करके कर दिया 20%, कि जो भी खर्चा किया जाएगा, अगर बाहर से फंड आता है किसी भी संस्था के अंदर, तो जो अंडर दिस एक्ट आप उसको 50% ना करके केवल 20% खर्च करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी खर्चा होता है, जैसे कि मान लीजिए सैलरी वगैरह देना है लोगों की, ठीक है, बेस, और बाकी ऑब्वियस के एक्सपेंसेस होते हैं बहुत सारे, ट्रैवल है या बाकी की मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह होती है, तो इन सभी में आपका 20% आप खर्चा दिखा सकते हैं। इससे क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। होता क्या है कि पैसा आ जाता है, लोग ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के चक्कर में NGO वगैरह को पैसा दे देते हैं, और वो इस प्रकार से बिल जनरेट करते हैं कि इसमें इतना खर्चा हो गया, इसमें खर्चा हो गया, और वाइट मनी बन जाता है। तो सरकार ने क्या किया? ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए
इसको कम कर दिया कि भैया जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा होता है वो कम ही होता है, तो आप 50% नहीं कर सकते, 20% ही दिखाइए। बाकी का जो पैसा होगा उसको आपको दिखाना होगा कहाँ पर आप उसका यूज कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो ये 50 से कम करके 20% कर दिया, 20%। क्लियर है, बताइए। यस सर। ठीक है, समझ में तो आ रहा है, ज़्यादा स्पीड में तो नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग को 50 क्वेश्चन करना है, समझ में भी जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि केवल क्वेश्चन ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। नॉन प्रॉफिट कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013, कौन सी सेक्शन? सेक्शन 8। बिल्कुल। अब कंपनी एक्ट के अंदर आपका सेक्शन 8 है, और बाकी अगर हम बात करें कोई भी नॉन प्रॉफिट कंपनी कौन कौन से जो है रजिस्टर हो सकती है, कौन कौन से मोड हैं, 3 तरीके से 3 एक्ट है, कौन कौन से हैं बताइए। एक तो आपका हो गया कंपनी एक्ट सेक्शन 8, दूसरा ट्रस्ट एक्ट। सोसाइटी एक्ट हो गया, और इंडियन ट्रस्ट एक्ट हो गया 1882, सोसाइटी एक्ट 1860। ठीक है, ये 3 एक्ट के अंतर्गत कंपनी का जैसा भी नेचर है, जिस प्रकार का काम होगा उनके बेसिस पे उनको रजिस्टर किया जाएगा। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, 60 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 87, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ये सब थ्योरी जो है सोशोलॉजी की थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं, बताइए। सोसाइटी थ्योरी हम लोग 1-2 बार डिस्कस किए होंगे, स्ट्रैटिफिकेशन थ्योरी, डिविजन थ्योरी, माइग्रेशन थ्योरी। अच्छा, एनजीओ एनपीओ में क्या डिफरेंस होता है? एनीवन? बताइए। नहीं पता तो आपको पढ़ के आइएगा, आंसर देखते हैं। थ्योरी ऑफ माइग्रेशन, थ्योरी ऑफ माइग्रेशन का मतलब क्या है? एवरेस्ट एसली सेकंड के साथ पेयर होगा। देखिए, जो माइग्रेशन, जैसे कि कोई व्यक्ति या कोई समुदाय जब माइग्रेट होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो क्या क्या फैक्टर हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं माइग्रेशन को? ठीक है, तो जो थ्योरी है पोस्ट पुल थ्योरी, पोस्ट फैक्टर हो सकता है या आपका पुल फैक्टर हो सकता है। क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है लोगों को कि माइग्रेट कर रहे होते हैं, या क्या क्या कारण होता है जिसकी वजह से माइग्रेट कर रहे होते हैं? पोस्ट का मतलब होता है कि जब, जैसे कि मान लीजिए गांव एरिया में बेरोजगारी बहुत है ना, काम नहीं है, खेती में ज़्यादा प्रॉफिट हो नहीं रहा है, तो लोग फिर छोड़ के चले जाते हैं शहरों की तरफ काम काज के लिए, ओके, लेबर वर्क करने के लिए या कुछ भी। वो हमारा होता है पोस्ट फैक्टर कि जाना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है पुल फैक्टर कि क्या चीज़ आकर्षित करती है वहाँ जाने के लिए, जैसे कि रोज़गार हो सकता है, एजुकेशन है, बेहतर अपॉर्चुनिटी, बेहतर हेल्थ फैसिलिटी मिलेगी, इसलिए लोग वहाँ पर माइग्रेट कर जाते हैं, चले जाते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो फुल फैक्टर हो गया। थ्योरी ऑफ डेविएंस, इसका मतलब क्या होता है? बताइए। विचलन का सिद्धांत, विचलन किस प्रकार का होगा? देखिए, इन्होंने बताया कि देखिए हमारे समाज, उसको ये पैटर्न ने बताया है, ने बोला कि जो आप सोशल गोल अचीव करते हैं वो सही मीन्स के माध्यम से करना चाहिए। यदि हम गोल अचीव करते हैं और उसका मीन सही नहीं है तो फिर वो डेविएंस में आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। डेविएंस कई प्रकार का हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि एक समाज के अंदर सेट किया गया है कि आपको जैसे कि पैसे कमाने हैं, इफ़ यू वांट टू अर्न मनी, तो आपको जॉब लेनी चाहिए, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। ठीक है, उसके लिए आपको एजुकेशन स्टडी करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये आपका तरीका हो गया, ये आपका, ठीक है, ये गोल है आपका। और मीन्स आपका क्या हो गया? बाई आप स्टडी करके, मेहनत करके, पढ़ाई करके या कुछ भी एक्टिविटी करके आप मेहनत पैसा कमाते हैं, ये एक तरीका हो गया जो कि सोशली एक्सेप्टेबल है। अब मान लीजिए व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति पैसा कमाने का तरीका दूसरा अपनाता है, ओके कुछ भी हो सकता है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए या
और कई प्रकार के तरीके होते हैं पैसे कमाने के, तो वो आएगा हमारा डेविएंस में। ठीक है, विचलन कि जो तरीका अपनाना जाना चाहिए, जो मीन्स था, जो कि एक्सेप्टेबल था सोसाइटी के द्वारा, उसको नहीं अपनाया गोल प्राप्त करने के लिए, पैसा कमाने के लिए एक दूसरा तरीका अपनाया। दैट कुड बी एनीथिंग, जो कि गलत हो सकता है। जैसे ड्रग डीलिंग है तो उससे भी पैसा लोग कमाते हैं, या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करना, उससे भी लोग पैसा कमा ही सकते हैं, बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तो एजुकेशन के माध्यम से, जॉब के माध्यम से पैसा कमाना एक आपका जो नॉर्मल तरीका होगा, जो कि सोसाइटी एक्सेप्टेबल है। और किसी भी क्रिमिनल की एक्टिविटी के माध्यम से या ड्रग डीलिंग करना है, कुछ भी करना, उससे पैसा कमाना, वो आपका आएगा डेविएंस में। ठीक है, तो ये थ्योरी इनके द्वारा दी गई है, स्ट्रैटिफिकेशन थ्योरी। मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया है, इसको भी समझाना है। देखिए जो स्ट्रैटिफिकेशन है ना, जैसे यहाँ पर नाम लिखा है मैक्स वेबर, तो इनका थ्योरी थोड़ा सा अलग है। इन्होंने बताया कि समाज के अंदर जो स्ट्रैटिफिकेशन है वो मल्टी डायमेंशनल है। जैसे कि कार्ल मार्क्स है, उन्होंने बताया स्ट्रैटिफिकेशन बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। इन्होंने बताया कि मल्टी डायमेंशनल हो सकती है, क्लास के आधार पर भी स्ट्रैटिफिकेशन होता है, स्टेटस के आधार पर भी होता है, और एक और क्या था, पावर। क्लास, जैसे कि मान लीजिए हमारे समाज के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अमीर हैं, पैसा ज़्यादा है, तो जिनके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेस हैं, तो उसके आधार पर भी समाज के अंदर स्ट्रैटिफिकेशन हो सकता है। दूसरा है कि स्टेटस, मतलब समाज के अंदर प्रेस्टीज अगर है, कुछ लोगों की ज़्यादा होती है अगर, तो ये आपके जैसे अगर इंडिया में बात करें तो बेस्ड ऑन द कास्ट स्टेटस अचीव्ड होता है। तो सोशल प्रेस्टीज अगर ज़्यादा है तो उसके आधार पर भी आपका स्ट्रैटिफिकेशन हो सकता है। तीसरा होता है पावर। पावर आपका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो सकता है। ठीक है, तो ये मल्टी डायमेंशनल हो सकती है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, दैट इज गिवन बाय द मैक्स वेबर। क्लियर है। और मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, एक रीजन नहीं, मल्टीपल भी हो सकते हैं, इनमें से दो हो सकते हैं। तो ये तीन मैक्स वेबर के द्वारा दिए गए। सुसाइड थ्योरी, दुर्खाम, इमाल दुर्खाम के द्वारा सुसाइड थ्योरी दी गई। इन्होंने बताया कि कुछ सोशल फैक्टर होते हैं जो कि समाज के अंदर जो सोसाइटल रेट है उसको बढ़ाते हैं या उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो सुसाइड जो होती है कई प्रकार की हो सकती है। कुछ जैसे ईगोइस्टिक सुसाइड है, कुछ एनोमी सुसाइड होती है, और कई प्रकार के होते हैं। ईगोइस्टिक मतलब होता है कि जैसे आप समाज का हिस्सा हैं, कम्युनिटी का हिस्सा हैं, अगर आप डिसकनेक्टेड फील कर रहे हैं, ठीक है, सोशल टाइज नहीं है, बेहतर रिश्ते नहीं है, आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, तो कुछ लोग या समाज के द्वारा उनको सपोर्ट नहीं किया गया, तो फिर वो ईगोइस्टिक सुसाइड में आ जाता है। ऐसे केस होते हैं। और भी होते हैं, एनोमी सुसाइड होती है, जैसे अगर आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है, ठीक है, नौकरी चली गई है, अचानक से ऐसे नुकसान हो गया आपका बिजनेस में, तो लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो ऐसे कई प्रकार के सुसाइड होते हैं। ये बताते हैं कि बहुत सारे सोशल फैक्टर होते हैं। सुसाइड रेट को अगर हमको समझना है तो एक रीज़न नहीं है, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। ठीक है, दैट डिपेंड ऑन द इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए विल पेयर विद द सेकंड, ए विल पेयर विद द फर्स्ट वाला करेक्ट, सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 आंसर दीजिए। इंटरेक्शन बिटवीन द कॉपिंग एक्टिविटी ऑफ द पीपल एंड द डिमांड फ्रॉम द इन्वायरमेंट। सोशल एडजस्टमेंट का मतलब होता है जब व्यक्ति अपने आप को किसी भी नए एनवायरनमेंट में अपने आप को फिट करने की कोशिश करता है। जैसे एक स्टूडेंट अगर किसी नए कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं, ठीक है, तो नए फ्रेंड बनाते हैं, या जो भी वहाँ के रूल्स रेगुलेशन उनको फॉलो करना, ठीक है, वो सभी मतलब व्हेन इंडिविजुअल ट्राई टू अडॉप्ट और ट्राई टू फिट इनटू देयर सोशल एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड ए सोशल एडजस्टमेंट। सोशल कोहेजन का मतलब होता है एक बॉन्डिंग, यूनिटी विद इन दी ग्रुप। सोशल एंडोरेंस का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि अब किसी ग्रुप के अंदर एक कैपेसिटी होनी चाहिए कि जब कोई आपदा है, कोई समस्या, कोई चैलेंज आए, कोई स्ट्रेस आए, तो उसमें वो खड़े रहें साथ में। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द एंडोरेंस दिखाता है। और सोशल फंक्शनिंग का मतलब क्या होता है? जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इंटरेक्शन बिटवीन द
coping activity of individuals, people with the demand of from environment. इसका मतलब क्या हुआ? सोशल एडजस्टमेंट, सॉरी सोशल फंक्शनिंग। क्या आंसर हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर, कोई आंसर ही नहीं दिया। क्या भाई सो गए क्या सब लोग? हम्म, ऑप्शन नंबर डी। गाइज आप लोग क्लास में हैं क्या? अरे तो कुछ बोली यार, मुझे लग रहा है कि सब कहाँ, दो 2 घंटा हो गया क्या? चलिए अब 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, पढ़ लीजिए। विच द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मेक द CSR मैंडेटरी? इंडिया। कौन सा एक्ट है? कंपनी एक्ट। आगे 2013। सेक्शन कौन सा? सेक्शन 135। इसके अंदर CSR को कंपलसरी किया गया। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, आंसर देके छुट्टी है आप लोगों की। Which among the following was the first major international conference on the environment issue organized by the UN 1972? ऑप्शन नंबर डी। इसका नाम क्या है वैसे? ऑफिशियल नाम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। 1972 में हुआ था। स्टॉकहोम कहाँ पर है? स्वीडन। ठीक है, तो जो भी दुनिया भर में इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल का कॉन्फ्रेंस हुआ था। और भी क्या क्या ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुए हैं इन्वायरमेंट को लेकर के, बताइए मेजर जो इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंसेस हैं। एक तो आपका स्टॉकहोम हो गया, 1972, और रियो। हाँ, रियो अर्थ समिट 1992, इसको बोलते हैं हम UNCED, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। और कौन सी है? जोहान्सबर्ग समिट रियो 2012 हुआ था। 2002 में भी हुआ था। जी सर। वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के, वर्ल्ड समिट ऑन दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग। ऐसे और भी हैं, पेरिस एग्रीमेंट है, बहुत सारे। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है यहाँ तक? जी। तो बस बाकी आपका पैसेज है वो आप लोग सॉल्व कर लेना या फिर स्किप कर सकते हो। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन पेपर ख़त्म होता है, सेट ए। देखिए सेट ए हुआ था, सेट बी भी हुआ था। तो सेट बी हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन उसके लगभग पैटर्न एक ही जैसा है, क्वेश्चन डिफरेंट होंगे। सो आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर उसमें आपको डाउट है किसी क्वेश्चन में तो आप ग्रुप में डालिएगा, मैं उसको क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा डिस्कशन होगा कौन सा, दिसंबर देख लीजिए, 2021 या 22 होगा। इसके बाद ये तो कोविड वाला है, इसलिए दोनों साइकिल का साथ में एग्ज़ाम हो गया था। उसके बाद कब हुआ था एग्ज़ाम, किसी को पता है? जून में होगा शायद। ठीक है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा चेक करके कौन सा उसमें है। जून में हुआ था सर। जून में हुआ था ना? यस सर। जून 2022। दिसंबर
2021 नहीं हुआ, जो भी है ठीक है, मैं अभी चेक कर लूँगा और मैं आपको ग्रुप में डाल दूँगा कौन सा सॉल्व करना है। अच्छा, अभी प्रॉब्लम ये है कि क्लास ऑलरेडी 11 बज गए हैं ना, अभी सुबह फिर 6 बजे उठना, 6:30 बजे उठकर क्लास लेना बड़ा डिफिकल्ट होता है। मैं कोशिश किया था कल लेकिन जाग नहीं पाया, तो क्लास हमारा इवनिंग टाइम पे ही रहेगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, 2 घंटा हो चाहे 3 घंटे की क्लास हो, लेकिन एक क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि बाद में हम लोगों को रिवीजन करना भी यूनिट वाइज थ्योरी को भी, तो आप लोग जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सके सॉल्व करिए, ये मॉक टेस्ट के माध्यम से या कैसे भी करके। ओके सर एक क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन आप करवाते हैं वो कौन से पीडीएफ कौन से उसमें मिलता है सर? ये आपका एक देखिए दिसंबर 2024 लाइव क्लास के नाम से एक फ़ोल्डर होगा, ठीक है, मैं उसका अभी मार्क करके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो उसमें ये सभी आपके वीडियो मिल जाएंगे, पिछले 6 महीने में जितने भी हमारे क्लासेस हुए हैं लाइव क्लासेस, उन सब की वीडियो इसी वाले लाइव क्लास फोल्डर में होंगे, ओके सर, ठीक है। मैं उसका अभी आपको स्नैप भेज दूंगा ग्रुप के अंदर। थैंक यू सर। चलिए ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाकी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड नाइट टू ऑल। गुड नाइट सर। सर